जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिख धर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिखों के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा था कि सिख के जो थे, सिख रिलीजन में अगर हम बात करें तो इनमें 10 गुरु हुए। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एक करके सभी गुरुओं को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। इसके बाद आए थे गुरु अंगद, फिर इसके बाद गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, इसके बाद गुरु हरगोविंद, फिर गुरु हर राय, फिर गुरु हरिकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर और अंत में कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ मतलब इन्होंने हर घर से एक युवक को लिया था, नौजवान युवक को, और उसकी उन सभी को लेकर के अपनी एक सेना बनाई थी। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया था? खालसा पंथ। ठीक है, इसका काम था कि सिख धर्म की सुरक्षा करना और जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो हत्या है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में अजीम खान ने कर दी थी। ये एक पठान था जिन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। और गुरु गोविंद सिंह जी के मरने के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के खत्म होने के बाद सिखों में गुरुओं की परंपरा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, मतलब कि जो पहले जो गुरुओं की परंपरा चला करती थी, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वो परंपरा समाप्त हो गई। तो अब सवाल ये था कि सिख धर्म जो लोग जो जिनको माना करते थे, जैसे पहले तो जो गुरु कहा करते थे उनकी बात मान करके उनके हिसाब से लोग काम किया करते थे। ठीक। लेकिन अब चूंकि कोई गुरु था नहीं, ठीक है, तो अब सिख धर्म को मानने वाले लोग किसकी बात मानेंगे? तो उस टाइम पर याद करिए, गुरु सिख धर्म का एक जो रिलीजियस टेक्स्ट था जिसका नाम था आदि ग्रंथ। ठीक। आदि ग्रंथ क्या था? इनका एक धार्मिक पाठ्य था। ठीक है। अब जो आदि ग्रंथ था, अब ये तय हो गया कि अब चूंकि गुरुशिप है नहीं, ठीक है, तो जो आदि ग्रंथ था, ठीक है, उसी के हिसाब से, ठीक है, अब सिख धर्म के लोग चलेंगे। ठीक है। और जो आदि ग्रंथ था उसी को ही गुरु की मान्यता दे दी गई। इसीलिए ये आदि ग्रंथ बाद में क्या कहलाया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसी के हिसाब से, उसमें जो बातें लिखी हैं उसी के हिसाब से क्या चलता है आज की डेट में? सिख धर्म। ठीक है। अब चूंकि इस टाइम तक आते आते गुरु गोविंद सिंह जी ने एक तरीके से, भले ही उसको एम्पायर के रूप में तब्दील नहीं किया था, लेकिन कुछ हद तक खालसा पंथ बना दिया था। ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीजों पर उन्होंने क्या कर दिया था, मिलिट्रीली वो क्या होने लगे थे? एक्टिव होने लगे थे। तो अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ये सारे काम कौन संभालेगा? मतलब जो उन्होंने सेना बनाई थी खालसा पंथ के नाम से, उसको कौन संभालेगा? उसका कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा? तो उसी टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी से मिले थे एक, उनके एक बहुत ही भरोसेमंद शिष्य, ठीक है, जिनका क्या नाम है? बंदा बहादुर। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद इनकी सैन्य प्रमुख, या हम कहें खालसा पंथ का प्रमुख कौन बनेगा? बंदा बहादुर। ठीक है। बंदा बहादुर से अब आज से हमें पढ़ना है बंदा बहादुर। ठीक है। तो बंदा बहादुर की अगर हम बात करें तो इनका ड्यूरेशन रहा 1708 से लेकर के 1716 तक। ठीक है। तो 1708 से लेकर के 1716 तक रहा। ठीक है। और अगर हम बंदा बहादुर की बात करें, ठीक है, ये है बंदा बहादुर। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो मूल नाम है, ठीक है, या जो हम ओरिजिनल नेम इनका कहें तो वो क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था लक्ष्मण देव। ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका ओरिजिनल नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है। तो लक्ष्मण देव क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था बंदा बहादुर का। ठीक है। और ये एक भारद्वाज राजपूत थे। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या थे? ये एक भारद्वाज राजपूत थे। लेकिन जब इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से नांदेड़ में हुई, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया? उनको अपना गुरु मान लिया और खुद को क्या मान लिया? उनका बंदा मान लिया। इसीलिए इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। ठीक है। नहीं तो मूल नाम इनका क्या था? लक्ष्मण देव। ठीक है। अब इसके अलावा बात करें तो इनका एक और नाम भी सुनने में आता है जो कि है माधव दास। इनका एक और नाम भी हुआ करता था माधव दास। ठीक है। तो देखिए, कालांतर में इन्होंने क्या कर लिया था? वैराग्य, मतलब ये क्या बन गए थे? संत बन गए थे। इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। ठीक है। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, इन्होंने आगे चल के क्या कर लिया था? वैराग्य धारण कर लिया था और माधव दास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किस नाम से? माधव दास से। तो चाहे लक्ष्मण देव हो चाहे माधव दास हो, ये दोनों नाम किसके हैं? बंदा बहादुर के।
ठीक है, तो बंदा बहादुर के बारे में आपको ये याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया, बंदा बहादुर जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी से कहाँ मिले थे? ये मिले थे नांदेड़ में। नांदेड़, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई थी, वहीं पर उनसे कौन मिले थे? बंदा बहादुर मिले थे। और बंदा बहादुर उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको, ठीक है, मतलब अपने आप को क्या कह लिया? गुरु का बंदा कह लिया। ठीक है, और इसीलिए इनको बाद में बंदा बहादुर के नाम से जाया जाने लगा। ठीक है, बंदा बहादुर की अगर हम बात करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले सिखों के पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं, क्योंकि इनके समय में क्या होने लगा था? सिख धीरे धीरे क्या बनने लगा था? एक एम्पायर के रूप में। देखिए, कोई भी रिलीजियन एम्पायर के रूप में कैसे तब्दील हुआ भाई? इन्होंने अपनी सेना बनाई, सेना बना करके दूसरों के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनके क्षेत्र जीतने शुरू कर दिए, तो क्या बन गया? ये एक एम्पायर बन गया। ठीक है, तो जो पहले एक सिख सिर्फ एक धर्म हुआ करता था, वो धीरे धीरे अब क्या बनने लगा? एम्पायर बनने लगा। तो उसको एम्पायर बनाने वाले सबसे प्रमुख, अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर, कौन थे? बंदा बहादुर। ठीक है, देखिए इसके बाद हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह बाद में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? बंदा बहादुर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह सबसे पहले ऐसे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर की स्थापना करी थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी सिख एम्पायर था, और सबसे पहले इसको मुख्य रूप देने वाले कौन थे? बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर की बात करें तो इन्होंने गुरु नानक जी के नाम पर सिक्के भी चलवाए थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने गुरु नानक जी के नाम पर क्या किए थे? सिक्के भी चलवाए थे। गुरु नानक जी कौन? सिखों के सबसे पहले गुरु। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने पंजाब का क्षेत्र जीता था। ठीक है, वहां पर भी इन्होंने लड़ करके पंजाब का क्षेत्र जीता था। और बंदा बहादुर जो थे, ये मुगलों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने एंटायर लाइफ में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में मुगलों को बहुत बुरी तरह मारा था। ठीक है, इसीलिए इनकी जब मौत होती है ना, तो बहुत बुरी मौत होती है, क्योंकि बाद में इनको मुगलों ने ही क्या कर लिया था? कब्जे में ले लिया था, और इनको फिर बहुत बुरी मौत दी थी, क्योंकि इन्होंने मुगलों को बहुत परेशान किया था। मतलब हजारों मुगलों सैनिकों को मारा गया था इनके द्वारा। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है, ठीक है, शाहदरा नाम की। दिल्ली में एक जगह है शाहदरा नाम की। ठीक है, यहीं पर शाहदरा में ही बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मारा था। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया था, वो पड़ गया था कतलगढ़ी। यहां पर इतने कत्ल हुए थे, हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को किसने मारा था? मुगल सैनिकों को किसने मारा था? बंदा बहादुर। ठीक है, तो हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट शाहदरा में उतारा गया था। इसी कारण से इसको कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को कत्लगढ़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हजारों मुगल सैनिकों को मारा गया था। किसके द्वारा? बंदा बहादुर के द्वारा। अब जैसा मैंने आपको बताया, बाद में क्या हुआ? जब मुगल बादशाह थे फारूक सियर, याद करिए, जब मुगल्स पढ़ा रहा था मैं, तो मुगल बादशाह बने थे फारूक सियर। ठीक है, और इस फारूक सियर को किसकी मदद से बने थे ये? उस टाइम पर इनके सबसे बड़े मीर बख्शी और वो हुआ करते थे, वो थे सैयद ब्रदर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दो भाई थे अली, जिनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, जिनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी चतुराई से किसको पकड़ लिया था? बंदा बहादुर को। कब पकड़ा था? 1716 में। तो 1716 में बंदा बहादुर पकड़ा गए थे, और इनके साथ इनके 740 इनके अनुयायी भी पकड़ाए गए थे। ठीक है, तो मतलब बंदा बहादुर तो पकड़ाए गए, लेकिन उनके साथ साथ उनके 740 जो थे, उनके जो सेवक थे, वो भी पकड़ाए गए। ठीक है, और उस टाइम पर तत्कालीन मुगल बादशाह जो थे फारूक सियर, ठीक है, उन्होंने जितने भी लोग थे उनको आदेश दिया था कि जो भी इस्लाम धर्म कबूल करे तो ठीक है, और अगर नहीं कबूल करता है तो उसी टाइम पर उसका सर कलम कर दिया जाए। ठीक है, उसी टाइम पर उसका क्या कर दिया जाए? सर कलम कर दिया जाए। ठीक है, अब चूंकि बंदा बहादुर ने मुगलों को बहुत परेशान किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत मुगलों को मारा था, तो इनकी जो मौत हुई बाद में, वो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। ठीक है, इनको मुगलों ने बहुत दर्दनाक मौत दी थी।
मतलब पहले इनके पैर काटे, हाथ काटा, जिंदा रहते इनके पैर काटे, हाथ काटा, मतलब इनको बहुत बुरी मौत मारी थी। ठीक है, तो बंदा बहादुर क्या हुआ, 1716 में अपने 740 साथियों के साथ पकड़ा गए और सभी साथियों को इनके, क्योंकि किसी ने भी इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, तो सभी साथियों को क्या कर दिया था, फारूक सियर ने कटवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1716 में बंदा बहादुर क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक, तो बंदा बहादुर के बारे में आपको समझ में आया। ठीक, तो बंदा बहादुर के बारे में एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका ओरिजिनल नेम था लक्ष्मण देव। क्या नाम था इनका, ओरिजिनल नेम था लक्ष्मण देव, और ये भारद्वाज राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो लेटर ऑन ही टुक टू एस्टिज्म। एस्टिज्म का मतलब क्या था, इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, मतलब संत बन गए थे ये। ठीक है, इन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया था और ये संत बन गए थे। और बाद में ये किस नाम से जाने गए, माधव दास नाम से। तो आप याद रखिएगा, लक्ष्मण देव हो चाहे माधव दास हो, ये दोनों ही नाम किसके हैं, बंदा बहादुर के। इसके बाद बात करें तो बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी, ये नांदेड़ में मिले एक दूसरे से। ठीक है, और गुरु से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने खुद को गुरु का नौकर, एक तरीके से बंदा कहा जाता है, एक तरीके से आपका नौकर। ठीक है, तो गुरु का सर्वेंट मान लिया था, तो इनको बंदा मान लिया था इन्होंने अपने आप को। ठीक है, इसीलिए इनको बाद में क्या कहा गया, बंदा बहादुर। क्या बोला गया इनको, बंदा बहादुर। इसके बाद बात करें तो ये सबसे सिखों के पहले पॉलिटिकल लीडर रहे, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करी और लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए, सिख धर्म की, सिख किंगडम की सबसे पहली राजधानी लोहगढ़ थी। ठीक है, लोहगढ़ किसने बनवाया था, बंदा बहादुर। ठीक है, और बंदा बहादुर जो थे वो सबसे प्रथम राजनीतिक नेता थे, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो बंदा बहादुर के बारे में और क्या पढ़ा हमने, इन्होंने सिक्के चलवाए थे गुरु नानक जी के नाम से। ठीक है, तो गुरु नानक जी के नाम से इन्होंने क्या करे, सिक्के चलवाए। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, और पंजाब जैसे क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। वहां पर सिरहिंद के जो सूबेदार थे उनको हराया और पंजाब क्षेत्र जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मारा था। दिल्ली में एक जगह थी सादरा, जिसके कारण इसका नाम बदल करके क्या हो गया, कत्लगढ़ी, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक साथ इन्होंने क्या किया था, कत्ल किया था। अब इसके बाद बात करें तो बंदा बहादुर जो था, ठीक है, और उनके बेटे के साथ साथ उनके 740 अनुयायी भी जो हैं, ये सब कब्जा कर लिए गए और सभी को दिल्ली में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। किसके ऑर्डर पर, फारूक सियर, जो उस टाइम पर मुगल बादशाह था। ठीक है, तो इस तरीके से बंदा बहादुर जो हो गए वो 1716 में क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक, अब देखिए, बंदा बहादुर के समाप्त होने के बाद से फिर वही सवाल खड़ा हुआ कि भाई अब सिख साम्राज्य को कौन संभालेगा। ठीक है भाई, ये एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई अब सिख साम्राज्य जो है, सिख धर्म जो है, ये कैसे चलेगा। ठीक है, सिख साम्राज्य जो है ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो बंदा बहादुर की डेथ के बाद ये सवाल उठने लगे। ठीक है, तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद से सिखों ने क्या किया, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, एक था सरबत खालसा, एक था सरबत खालसा। ठीक है, और दूसरा जो हुआ करता था वो हुआ करता था सरबत खालसा, और दूसरा हुआ करता था गुरुमत्ता। गुरुमत्ता, तो ये सरबत खालसा और गुरुमत्ता, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और यही जो था, यही डिसीजन लिया करते। तो इन्होंने क्या किया, सिखों ने दो प्रथाएं चलाई, एक तो सरबत खालसा और दूसरा गुरुमत्ता। सरबत खालसा का मतलब ये था कि सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी अनुयायी हैं सिख धर्म के, ये साल में दो बार मिलेंगे। मतलब ये साल में दो बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे बैसाखी के टाइम पे और एक बार मिलेंगे दिवाली के टाइम पे। ये आपको याद रखना है। इन्होंने दो प्रथाएं शुरू करी, एक था सरबत खालसा और दूसरा गुरुमत्ता। ठीक, और इन्होंने ये तय किया कि जितने भी सिख धर्म के अनुयायी हैं ये साल में दो बार मिलेंगे। ठीक है, इकट्ठा होंगे बैसाखी में और दिवाली में, और इकट्ठा हो करके डिस्कशन करके किसी चीज का निर्णय लेंगे।
ठीक है, मतलब जब ये क्या करेंगे, पहले तो ये 2 दिन इकट्ठा होंगे साल में, ठीक है, और फिर सभी लोग आपस में चर्चा करके, ठीक है, जो निर्णय लेंगे, ठीक है, चर्चा करके आपस में क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है। तो ये जो एकत्र हो रहे हैं ना, ये जो एकत्र हो रहे हैं, इसी को बोला जाता है सरबत खालसा। इसी प्रथा को क्या बोला गया, सरबत खालसा। ये जो एकत्रित हो रहे हैं ना, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे, इसी को बोला गया सरबत खालसा। और उसके बाद फिर आपस में डिस्कशन किया जाएगा, और डिस्कशन करके वोटिंग के जरिए, ठीक है, मतलब मतों के जरिए क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डिसीजन लेना है। तो ये जो निर्णय लिए जा रहे थे वोटिंग के जरिए, इसी को बोला गया गुरुमत्ता प्रथा, ठीक है। तो क्या हुआ, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद से सिखों ने यह तय किया कि भैया हम साल भर में 2 बार मिलेंगे, एक बार बैसाखी में और एक बार दिवाली पे, ठीक है, और यहां हम सब इकट्ठा होंगे। इस प्रथा को कहा गया सरबत खालसा, ठीक है। और उसके बाद फिर किसी भी चीज का निर्णय लेना होगा तो आपस में डिस्कशन करके निर्णय लेंगे और वोटिंग के जरिए निर्णय करेंगे। इसी को बोला गया गुरुमत्ता। इसी को क्या बोला गया, गुरुमत्ता। तो निर्णय लेने को क्या कहा गया, गुरुमत्ता। और जो एकत्र हो रहे हैं, जो सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसको क्या कहा गया, सरबत खालसा, ठीक है। अब ये सिस्टम धीरे 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 चलता रहा, ठीक है। इसके बाद फिर घड़ी आती है 1748 में, 1748 में, ठीक है। उस टाइम पर सिखों के जितने भी लोग थे वो एकत्रित हुए, और इनके एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था कर्पूर सिंह, ठीक है। इनके एक लीडर हुआ करते थे कर्पूर सिंह। तो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, जितने भी दल थे, मतलब जितने भी ग्रुप्स थे, सभी के सभी कर्पूर सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, और इन्होंने एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था दल खालसा। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया, दल खालसा। तो 1748 में कर्पूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा का निर्माण किया गया। दल खालसा क्या था, एक संगठन था, ठीक है। तो दल खालसा के रूप में ये क्या हुए, सारे लोग संगठित हुए, ठीक है, 1748 में। मतलब ये जो पहले जो इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, सभी लोग इकट्ठा हो गए और क्या बना लिया, दल खालसा, ठीक है। तो एक रूप में क्या हो गए, जितने भी ये छोटे छोटे संगठन थे, 1748 में सभी एकजुट हुए, और सभी एकजुट होकर के क्या बन गए, दल खालसा, ठीक है। तो दल खालसा का निर्माण कब हुआ, 1748 में। किसके नेतृत्व में, कर्पूर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में क्या बने, दल खालसा, ठीक है। इसके बाद फिर ये दल खालसा 1753 तक चला, ठीक है। उसके बाद 1753 में क्या हुआ, जो है, जो ये दल खालसा है, ठीक है, इसने एक प्रथा शुरू करी, एक ट्रेडिशन शुरू किया गया, राखी ट्रेडिशन, ठीक है। इन्होंने एक ट्रेडिशन शुरू किया 1753 में, राखी ट्रेडिशन। किसने, दल खालसा ने, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, देखिए अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमें चलाना है संगठन, तो जाहिर सी बात है उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। भाई इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिख धर्म के प्रोटेक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है कि टैक्स लगेगा, ठीक है। तो दल खालसा ने क्या किया कि इन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी, राखी प्रथा, जिसको कहते हैं राखी ट्रेडिशन। कब, 1753 में, ठीक है। जिसके तहत इन्होंने क्या तय किया कि दल खालसा जो है, ठीक है, ये उस टाइम पर पंजाब के जो भी गांव थे, ठीक है, या जो भी विलेज हुआ करते थे, उनको प्रोटेक्शन देने की बात करता था। मतलब दल खालसा ये कहता था कि हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि लूटमार पहले भी हुआ करती थी, एनार्की जो हुआ करती थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता था कि दल खालसा के लोग ये कहते थे कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसके एवज में आपने साल भर में जो भी कमाया है या आपने साल भर में जो भी उगाया, उसका 1/5 हिस्सा आप दल खालसा को देंगे। मतलब दल खालसा ने क्या कहा, जो गांव वाले थे उनसे सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, और उनसे कहा गया कि आप 1/5 हिस्सा, भाई 1/5 हिस्सा वो किसको देंगे, आप दल खालसा को, ठीक है। तो दल खालसा जो है वो कुछ पैसे लेगा, लेकिन उस एवज में उनको सुरक्षा देगा।
ये बिल्कुल राखी प्रथा के जैसे है, जैसे राखियों में हमारी जो बहनें होती हैं वो हमें राखी बांधती हैं और बदले में हम उनकी सुरक्षा देने की बात करते हैं। क्लियर? तो यही राखी ट्रेडिशन जो है इन्होंने 1753 में शुरू किया, जिसके तहत ये विलेज की सुरक्षा के एवज में 1/5 हिस्सा जो है वो दल खालसा क्या हुआ करता था, लिया करता था। ठीक, अब इसी टाइम पर 1753 में ही दल खालसा के जो प्रमुख थे कर्पूर सिंह, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 1753 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह पर जो अगले प्रमुख बनते हैं दल खालसा के, वो थे जस्सा सिंह आलूवालिया। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जस्सा सिंह आलूवालिया। ठीक, ये कौन बन गए, अगले दल खालसा के चीफ बन गए। कौन? जस्सा सिंह आलूवालिया। ठीक है, तो कर्पूर सिंह जो 1748 में जिन्होंने दल खालसा की स्थापना करी थी, वो 1753 में आकर के उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने किया, जस्सा सिंह आलूवालिया ने। ठीक है, और जब जस्सा सिंह आलूवालिया ने दल खालसा को संभाला तो इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, पूरे जो सिख थे, ठीक है, पूरे जो सिख थे ये 12 मिसल में बदल गए। मतलब इनको 12 मिसल में बांट दिया गया था। मिसल, मिसल बेसिकली क्या हुआ करता था, जत्थे हुआ करते थे। ठीक है, सिखों में क्या हुआ करते थे, जत्थे हुआ करते थे। तो इनको 12 स्वतंत्र मिसल्स या जत्थों में बांट दिया गया। ठीक है, पूरे एंटायर सिख एम्पायर को 12 मिसल्स या जत्थों में बांट दिया गया था और इसी मिसल्स में से, इन्हीं 12 मिसल्स में से एक मिसल थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिसल थी, जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल थी, सुकर चकिया मिसल। इसी मिसल में पैदा हुए थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर बनाने वाले थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था। तो ये जो जस्सा सिंह आलूवालिया ने 12 स्वतंत्र मिसलें बनाई थी, जिनको जत्थे कहा जाता था, ठीक है, उसी में से एक जत्था था जिसका नाम था सुकर चकिया। ठीक है, और उसी सुकर चकिया के मिसल के एक प्रमुख थे जिनका नाम था महासिंह। कौन थे, महासिंह। ठीक है, महासिंह कौन थे, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे और इन्हीं महा जो सिंह थे, इन्हीं के घर में जन्म होगा महाराजा रणजीत सिंह का, जो आगे चल के इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर के पहले राजा बनेंगे और ये इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये सुकर चकिया मिसल को बिलोंग करते थे। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हुआ। ठीक ठीक, समझ में आया। बंदा बहादुर की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर, सरबत खालसा और गुरुमत्ता, ये 2 प्रथाएं शुरू करी गई सिखों के द्वारा, जिसके तहत उन्होंने तय किया कि साल भर में वो एक बार 2 बार मिलेंगे, एक बार बैसाखी में और दिवाली में। उसके बाद सरबत खालसा क्या हुआ, ये गैदरिंग जो होती थी और इसके बाद जो डिसीजन लिया जाता था, इसी को क्या कहा गया, गुरुमत्ता। ठीक है, तो 2 प्रथाएं शुरू करी थी, सरबत खालसा और गुरुमत्ता। इसके बाद बात करें तो सिख ने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है, लेकिन 1748 में कर्पूर सिंह, ठीक है, इन्होंने सभी पार्टीज को यूनाइट किया और क्या बनाया, दल खालसा। ठीक है, तो सभी लोग यूनाइट हो गए और यूनाइट होकर के क्या बनाया, दल खालसा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 1753 में दल खालसा ने एक प्रैक्टिस शुरू करी जिसका नाम था राखी प्रैक्टिस या राखी ट्रेडिशन। इसके तहत दल खालसा जो था वो गांव को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और उस एवज में गांव उनको कितना देता था, 1/5 हिस्सा। ठीक है, तो 1/5 जो भी वो प्रोड्यूस करता था उसको दल खालसा को देता था। इसके अलावा बात करें तो कर्पूर सिंह की उसी टाइम पर डेथ हो गई थी और उस टाइम पर अगले जो इसके प्रमुख बने वो बने जस्सा सिंह आलूवालिया। ठीक है, और इन्हीं की लीडरशिप में सिखों को 12 इंडिपेंडेंट मिसल्स या जत्थास में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। मतलब इनको क्या बना दिया गया, पूरे सिखों को 12 मिसल्स या जत्थों में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बाद बात करें
तो इसी में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल हुआ करती थी, जहां पर किसका जन्म होता है, रणजीत सिंह का। इनको कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, इतिहास में इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। क्या बोला जाता था, शेरे पंजाब। तो अब 1780 में जन्म होगा महाराजा रणजीत सिंह का, और महाराजा रणजीत सिंह पहले स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो पहले स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना कौन करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पहले तो ये जितनी भी 12 मिसल्स थी, ठीक है, सबको हराएंगे और सबको एक साथ एकजुट करके एक सिंगल फोर्स बनाएंगे। देखिए, पहले जो सिख थे वो 12 भागों में बटे थे, 12 मिसल्स में बटे थे, जैसा मैंने आपको बताया। रणजीत सिंह क्या करेंगे, 12 मिसल्स को हराएंगे और एक यूनिफाइड एम्पायर खड़ा करेंगे, जिसको कहा जाएगा सिख एम्पायर। ठीक है, तो अब से सिख जो है वो क्या कहलाएंगे, एक एम्पायर के रूप में कहलाया जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह जो है कई कई एरियाज जीत करके सिख एम्पायर की सीमाओं को कश्मीर तक ले जाएंगे। पंजाब से लेकर के कश्मीर तक ये पूरा एरिया जो था सतलज रिवर के आसपास, वो पूरा एरिया किसका था, सिख साम्राज्य का। और फाइनली लास्ट में अंग्रेजों के हाथों इनकी पूरे जो सिख एम्पायर है उसका पतन होगा। यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो बंदा बहादुर के बारे में आपको समझ में आया। बंदा बहादुर के बाद किस तरीके से चीजें की गई वो समझ में आई। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, और महाराणा रणजीत सिंह के साथ साथ हम देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद से किस तरीके से सिख एम्पायर कमजोर हुआ, और उसके बाद से अंग्रेजों ने दो युद्ध में सिखों को हरा करके किस तरीके से सिख एम्पायर को खत्म किया। क्लियर है, और उसके बाद फिर एक क्लास और लगेगी जिसमें हम महाराजा रणजीत सिंह का पूरा प्रशासन देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।